हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो यूकेपीसीएस के आने वाले एग्जाम ग्रुप सी के जितने भी हैं, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक या फिर फॉरेस्ट्री गार्ड या फिर पुलिस कांस्टेबल, आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी विषय की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे राजभाषा की। राजभाषा इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है उसके बारे में। आज हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे, जो कि 343 से लेकर 351 तक हैं। उन सभी अनुच्छेद को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपने जेआर क्लासेस की टैगलाइन देख लेते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि सभी महिलाएं जो हैं स्वयं को पुरुषों के सामने सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। कल हमने बात की थी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद की कि किस अनुच्छेद में राजभाषा को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इसको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में इस और अनुसूची 8 में इसको शामिल किया गया है। यह हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद जो कि 343 से 351 तक है। तो आज हम पहला अनुच्छेद डिस्कस करते हैं 343। इसमें भी दो अनुच्छेद हैं, 343(1) और 343(2). ये दोनों अनुच्छेद आपके ध्यान में रखना है। तो ये पहला वाला अनुच्छेद ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, देवनागरी। इसका दूसरा क्लॉज ये कहता है कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी को हिंदी के साथ साथ राजकाज की भाषा मान्यता दी जाएगी। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा की मान्यता, यानी कि जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था और जो भी अंग्रेज़ों के कार्य होते थे, कार्यालय के काम होते थे, वो सिर्फ अंग्रेजी में हुआ करते थे। तो देश आज़ाद होने के बाद एकदम से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफ़र करना एक मुश्किल कार्य था। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये बात कही कि 15 वर्षों तक हम क्या करेंगे, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अपने कार्यालय की भाषा के रूप में प्रयोग करेंगे और 15 वर्षों के बाद हम इस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद हो सकता है इसको हम हटा दें या फिर इसको हिंदी के साथ ही लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर 343 के 2 में इस बात को लिखा गया है। अब हम बात करते हैं 344 की। 344 में ये बात कही गई है कि अनुसूची 8 में, जो अनुसूची 8 है हमारी, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन, इसकी बात यहाँ पर की गई है 344 में, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा इन 22 भाषाओं के लिए। इसी क्रम में 344 के तहत ही 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कर दिया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष, उनका नाम था BG खरे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रथम राजभाषा आयोग है हमारा 1955 में गठित, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो BG खरे थे। ये क्वेश्चन आपके बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं 345 की बात करते हैं हम। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, ये जो 343 का 2 है, इसमें वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था।
अधिनियम पारित। 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था और जो कि 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ और इसमें यह कहा गया कि अंग्रेजी अब हिंदी के साथ साथ राजकाज की भाषा होगी। यानी कि हमने सबसे पहले बात की थी कि 343 के 2 में 15 वर्षों तक अंग्रेजी कामकाज में प्रयोग की जाएगी और 15 वर्ष के बाद फिर से इसको बढ़ा दिया गया इसका कार्यकाल और ये निश्चित नहीं किया गया कि कब तक। तो अभी भी आज भी वर्तमान में भी हिंदी के साथ इंग्लिश भी हमारे यहाँ पर संघ की जो हिंदी के साथ है राजकाज की भाषा मानी जाती है। तो 343 और 44 अनुच्छेद हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं 345 345 आर्टिकल। 345 अनुच्छेद क्या कहता है? राज्यों की राजभाषा, यानी कि जो हमारे देश के 28 राज्य हैं उनकी राजभाषा क्या होगी, ये वहाँ के राज्य डिसाइड करेंगे और उनको मान्यता राष्ट्रपति देंगे। तो ये बात 345 में लिखी गई है। अब हम चलते हैं 346 की बात। 346 में यह है कि हमारे ये है संघ, केंद्र में होता है संघ और इसके हैं संघ के भाग हैं जो कि हैं राज्य। ठीक है, ये राज्य हैं, 28 राज्य हमारे। इन राज्यों के बीच में 2 या 2 से अधिक राज्य हों या फिर संघ और राज्य के बीच में अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी संचार होगा, कोई भी वार्तालाप होगी या फिर कोई भी बैठक होगी, उसकी जो भाषा होगी वो 346 के तहत डिसाइड की गई है। तो यहाँ पर राज्य और संघों के आपसी संचार की भाषा को यहाँ पर 346 में डिस्क्राइब किया गया है। अब 347 की बात कर लेते हैं हम। 347 राष्ट्रपति जो राज्य की राजभाषा है उनको मान्यता देगा, राजभाषा को मान्यता, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य की राजभाषा को मान्यता देंगे। कोई भी राज्य है जैसे कि हमारा उत्तराखंड ही ले लें, तो उत्तराखंड की जो राजभाषा है हिंदी और दूसरी है आपकी संस्कृत, इसको जो मान्यता देगा वो देगा आपका राष्ट्रपति। तो ये 347 के तहत कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं 348 की बात। 348 आर्टिकल ये बात करता है जो हमारे हाई कोर्ट हैं जैसे कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, इसकी जो भाषा होगी, इनके जो कार्यवाही होंगी, यहाँ पर जो कानून पारित किए जाएंगे वो किए जाएंगे आपके अंग्रेजी में किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 348 के तहत ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी, जो वहाँ पर अधिनियम पारित किए जाएंगे, जो एक्ट पारित किए जाएंगे, जो कानून वहाँ पर से पारित किए जाएंगे, उनकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। अब 349 की बात हम अगर करें, 349 इसमें ये कहा गया है कि कोई भी विधेयक है राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति इसका मतलब ये है कि अगर जो राजभाषा है, संघ की राजभाषा है, वहाँ पर अगर कोई भी उससे संबंधित हमारे संसद, लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई भी विधेयक पारित किया जाता है, उस विधेयक को पास करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य है। तो ये बात करता है 349 आर्टिकल हमारे संविधान का। अब 350 की अगर हम बात करें, 350 अनुच्छेद की, 350 में यहाँ पर 2 हैं, एक तो है ए, एक है बी। ए यहाँ पर बात करता है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में दी जाएगी,
मातृभाषा में दी जाएगी। जो भी हमारे विद्यालय हैं जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो हमारी मातृभाषा में दी जाएंगी। ये बात 350 के ए में लिखी गई है। और 350 का जो बी है उसमें ये कहा गया है राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, अधिकारी की नियुक्ति। और वो अधिकारी किस लिए होगा, वो होगा भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक। इनकी भाषा के संरक्षण के लिए, इनकी भाषा के हितों के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेगा, एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो कि आर्टिकल 350 बी में लिखा गया है। अब 351 की बात करते हैं, जो कि आपका अंतिम अनुच्छेद है। यहाँ से जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 351 अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो ये 351 अनुच्छेद ये कहता है कि जो संघ है, संघ यानी कि केंद्र, उसका कर्तव्य है कि वो हिंदी का कर्तव्य है, हिंदी का प्रचार प्रसार करे, हिंदी का प्रचार प्रसार। यानी कि संघ क्या करेगा, हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा, ये उसका क्या होगा, दायित्व होगा, ये उसका कर्तव्य होगा। तो ये थे हमारे 343 से 351 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कोई भी एग्जाम हो, यूके एसएससी में भी पूछे जाते थे, यूके पीसीएस में भी पूछे जाएंगे, तो इनको आप याद कर लेना। महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं ये, और ये आर्टिकल आपके सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि ये आपके पॉलिटी में भी काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी से संबंधित विश्व सम्मेलन। एक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में इसको बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सभी देश इसमें शामिल हैं। तो 193 इसमें कंट्री हैं, इसके सदस्य देश 193 हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भाषा है वो आपकी हिंदी को मान्यता नहीं दी गई है, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए एक विश्व स्तरीय क्या है, प्रयास है भारतीयों के द्वारा। तो इसी क्रम में यहाँ पर अनेक सम्मेलन किए गए हैं। अभी तक कुल 12 सम्मेलन हुए हैं, जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन है। विश्व हिंदी सम्मेलन किए गए हैं कुल 12, जिनमें कि जो पहला सम्मेलन था वो आपका किया गया था 10 से 14 जनवरी 1950, ठीक है। ये यहाँ पर किया गया था, जो कि नागपुर में आपका अधिवेशन किया गया था भारत में। इसकी अध्यक्षता, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मॉरिशस के राष्ट्रपति, मॉरिशस के राष्ट्रपति। और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नागपुर में अधिवेशन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1950 के बीच में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे मॉरिशस के राष्ट्रपति, और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया था। तभी से लेके 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। ये तो पहला सम्मेलन है, ये फर्स्ट सम्मेलन है आपका, जो कि 10 जनवरी 1950 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर आप इसको चेंज कर लेना, 1975 है ये, ठीक है। आप इसको वो कर लेना, करेक्ट कर लेना, 1975 है, 50 नहीं है। अब यहाँ पर जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था, सेकेंड अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन हुआ था
76 में, और ये कहाँ पर हुआ था? पोर्ट लुई जो कि मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस। अब आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ से ये सेकेंड वाला है, और अब आपको 11वां सम्मेलन याद करना है और 12वां सम्मेलन याद करना है, जो कि वर्तमान में हो रखे हैं। ये हो रखा आपका 2018 में और ये हो रखा आपका 2021 में। तो 2018 वाला जो हुआ था वो पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, और जो 2021 का है ये आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर किया गया था। इसको मैं आपको बताऊंगा फिर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। चलो मैं अभी बता देता हूँ, कमेंट अपने आप रहता है। देवास MP में, मध्य प्रदेश भारत में ये हुआ था, ठीक है। तो देवास MP में हुआ था, जो कि आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। ये आपको ध्यान में रखने विश्व हिंदी सम्मेलन से। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में, उसके गुण और दोषों की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमारा जो पहला टॉपिक है हिंदी भाषा से संबंधित वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।